हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 2024-2025 का बजट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इससे आपको 3 to 4 क्वेश्चन ईजिली आपको यहाँ से इस डॉक्यूमेंट से ईजिली आ जाएंगे। मैंने आपके लिए एक डिटेल डिस्कशन वीडियो बनाई थी, आपके बजट जो हमारा यूनियन बजट है उस पर डिटेल डिस्कशन बनाई थी। आपने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा आप उसको देख लें, उससे काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप ईजिली ये जो क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इनको। तो आप उसको जो वीडियो है आप उसको देख लें, थोड़ी सी लॉन्ग है बट आप उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स वगैरह, काफ़ी स्कीम्स वगैरह, काफ़ी डाटा है जो आपके एग्जाम्स में उससे वहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो आप उसको देख लें, आपको बेनिफिट होगा। जो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज़ थीम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे बजट का, व्हाट इज़ द रोड मैप थीम फॉर बजट 2024-25। थीम से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, हर साल काफ़ी थीम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमारे जो बजट है 2024-2025 के, उसका थीम क्या है? फर्स्ट इज़ विकसित भारत, सेकंड इज़ आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया, ठीक है। तो आप इसके जो आंसर है, अगर तो आपने बजट पढ़ा है, बजट वाली वीडियो देखी है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, साथ साथ आप लिख सकते हैं, उसको वहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इसका आंसर है विकसित भारत, ठीक है। जो हमारा रोड मैप है, जो थीम है इस बार की बजट 2024-25 की, उसका जो थीम है दैट इज़ विकसित भारत। विकसित भारत मीन्स डेवलपमेंट, डेवलप्ड भारत एंड डेवलप्ड इंडिया। तो ये है हमारे थीम फॉर बजट 2024-2025। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, हाउ मेनी हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज्ड। जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी बजट की, हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी बजट की, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और रेजिलिएंट बनाना था हमारे एग्रीकल्चर को। तो उसके अंडर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ वेराइटीज़, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हमारे क्रॉप्स की, सीड्स की बनाएंगे। तो उसका नंबर क्या है? क्या वो 50 है? फर्स्ट इज 50, सेकंड इज 75, थर्ड इज 109 और 150। द आंसर इज 109, ठीक है। आंसर है इसका 109। अगर आपने वीडियो देखी है आपको पता होगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, व्हाट इज द न्यू कस्टम ड्यूटी रेट ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल पीसीबीए एंड चार्जर्स। आपने सुना होगा कि न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, किसी से सुना होगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो थोड़े चीप हो गए हैं। तो उसका रीज़न क्या है? जो हमारी कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हमारी किस पर लगती हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने इस कस्टम ड्यूटी को अगर आपने देखो, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज 10%, 12%, 15% और 20%। अगर आपको आंसर पता है आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इसका आंसर है इज 15%। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज को 20% से, पहले 20% होती थी, अब उसको 15% कर दिया है। तो उस वजह से जो हमारे मोबाइल फोन्स होंगे वो थोड़े से चीप हो जाएंगे। तो ये है हमारा थर्ड जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज विच सेक्टर आर टारगेटेड अंडर द आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल सीड्स, ठीक है। आपको पता है कि हमारे ऑयल सीड्स जो भी एडिबल ऑयल्स होते हैं, एडिबल ऑयल हमारा इंडिया के अंदर, तो उसमें आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल सीड्स। तो गवर्नमेंट ने कौन से ऑयल सीड्स के लिए ये स्कीम लाई है? The A option is mustard, groundnut, sesame, soybean, sunflower. Next is rice, wheat, barley, maize and sorghum, cotton, jute, hemp, flax और rami, tea, coffee, coca, rubber and spices. तो इसका आंसर है मस्टर्ड, A। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, ये सब एडिबल ऑयल वाले सीड्स हैं, ठीक है। इनसे हमें एडिबल ऑयल मिलता है, इससे हमें एडिबल ऑयल मिलता है। तो आपको पता है कि हमारी इंडिया 58% जो हमारा एडिबल ऑयल होती है वो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है? उसको इंपोर्ट करती है। तो 58% जो हमारा एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है इन एडिबल ऑयल सीड्स में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल सीड्स स्कीम निकाली, जिसमें हमारा मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसम, सोयाबीन और सनफ्लावर को
उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, हाउ मेनी क्रिटिकल मिनरल्स हैव बीन फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 20, 22, 25 और 30, कितने क्रिटिकल मिनरल्स को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, छूट दी है कस्टम ड्यूटीज़, उन पर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। क्या उसका आंसर 20 है, 22 है, 25, 30? आपको आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर जो है दैट इज 25। ठीक है, तो जो हमारा गवर्नमेंट ने 25 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम आपको पता है, इसकी लिथियम की बैटरीज बनती हैं, लिथियम, कोबाल्ट, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे बजट डॉक्यूमेंट में, डिटेल में ये सब चीज़ें कवर हुई हैं वहाँ पर, आप जाकर उसको देख लें, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। आपकी जो रिसेंटली आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ से, तो आप उसको जाकर देख लें। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ओके, कॉपर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी 25 मिनरल्स हैं जो हमारे जैसे ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और हमारा जो सोलर पैनल्स वगैरह है, तो उसमें ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन पर कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो ख़त्म कर दी हैं। किस लिए ख़त्म कर दी हैं? सो दैट ये थोड़े चीप हो जाएंगे और हमारी उस वजह से ईवी सेक्टर वगैरह, सोलर पैनल्स वगैरह वो थोड़े चीप हो जाएंगे। तो ये मेन मोटिव उस गवर्नमेंट का ये है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है दैट इज हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर द नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव। आपको पता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर थे हमारा जो एग्रीकल्चर वाला, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे 1 करोड़ फार्मर्स को हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना है। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक बायो इनपुट रिसोर्स, बायो इनपुट आपको पता है कि जो नेचुरल, फॉर एग्जांपल वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, काउ डंग्स वगैरह, तो नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक यूनिट बना रही है। ठीक है, जहां पर ये सब नेचुरल फर्टिलाइजर बनेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर गवर्नमेंट बनाना चाहती है? 5000, 10,000, 15,000 और 20,000? व्हाट इज द आंसर? ठीक है, आंसर है इसका बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम 10,000, ठीक है, 10,000 बायो इनपुट्स यूनिट्स बनाएंगे, जहां पर हम जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, तो उनको बनाया जाएगा और हमारे फार्मर्स को सप्लाई किया जाएगा, हमारे 1 करोड़ फार्मर्स को, जिनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज What scheme is aimed at facilitating higher participation of women in the workforce? ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो वुमेन्स हैं, आपको पता है कि हमारी वुमेन 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली वुमेन्स हैं। अगर वुमेन्स हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, इकोनॉमी से बाहर रहेंगी, तो हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर पाएगी, हमारी वुमेन एम्पावर्ड रहेंगी। तो हमारे वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमें अपनी वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना होगा, तो उसके लिए उनको अपनी इकोनॉमी में इंक्लूड करना होगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम। ठीक है, आपको बताना है कि उस स्कीम का नाम क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है, उसका नाम महिला शक्ति योजना है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आंसर क्या है वो आप जानते हो अगर आपने वीडियो देखी है। तो इसका आंसर है इज सी, इसका आंसर है वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। गवर्नमेंट चाहती है कि हम क्या करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर हम हॉस्टल्स बनाएंगे जिसमें वुमेन्स रह पाएंगी ईजिली, क्योंकि वुमेन्स को घर से बाहर निकलना, दूर आना, वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। वो अगर कोई जॉब करती हैं वो घर के अराउंड ही करती है, अपने घर के जहाँ पर वो रोज़ वहाँ पर अप डाउन कर सकें, ठीक है, रात को घर वापस आ सके। तो गवर्नमेंट ने ऐसे वुमेन हॉस्टल्स बनाए हैं सो दैट वुमेन्स अपने घर से दूर भी रह सकें, तो इससे जो वुमेन जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट होगी। ठीक है, तो ये है हमारी स्कीम। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज हाउ मच 1 month वेज विल न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर रिसीव इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी क्राइसिस हमारी इंडिया के अंदर चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लाई है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो नए एंट्रेंट्स होंगे, नए जॉब सीकर होंगे
फॉर्मल सेक्टर में अगर किसी को जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जो फर्स्ट जो सैलरी होगी आपकी फर्स्ट सैलरी, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज ओनर्स को बोला कि जो फर्स्ट सैलरी होगी वो हम देंगे। तो वो कितनी सैलरी है, क्या वो 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है और 20,000, तो कितनी है, 3 इंस्टॉल में कितनी सैलरी दी जाएगी? तो उसका आंसर है, आंसर इज सी। ठीक है, तो सी 15,000 रुपीज दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 5,000 5,000 5,000 की इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट जो एंट्रेंस होगा, जो नया बंदा आएगा जॉब लेने के लिए, तो उसको गवर्नमेंट 15,000 की सैलरी फर्स्ट जो मंथ की सैलरी होगी वो गवर्नमेंट खुद देगी, सो दैट उनको जॉब मिल पाए। जब वो उसको जॉब मिलेगी, ठीक है, जब उसको जॉब मिलेगी तो वो कुछ नए, अगर अपने स्किल को शो कर पाएगा, अपने टैलेंट को शो कर पाएगा। अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाएगी तो वो कैसे शो पाएगा? तो उससे क्या होगा कि जो हमारे इंडस्ट्रीज के ऑनर्स होंगे तो उनको पता चलेगा कि कोई नया एंट्रेंट है, उसमें स्किल है, उसको अगर हम सिखाएंगे काम तो वो अच्छा काम करेगा, तो उससे उसको जॉब मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का मोटिव है इस स्कीम को लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, विच टैक्स हैज बीन एबॉलिश्ड फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर इन द बजट 2024-2025। कौन सा टैक्स है जिसको गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है 2024-25 बजट में? हमारा जो करंट अफेयर की क्लासेस होती थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें भी कि कौन सा टैक्स है जिसको हमारे जो ट्रेडर्स वगैरह हैं वो चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। उसमें क्या है, क्या वो वेल्थ टैक्स है, क्या गिफ्ट टैक्स है, क्या वो एंजल टैक्स है और क्या वो लग्जरी टैक्स है? उसका आंसर है, द आंसर इज एंजल टैक्स। ठीक है, तो आंसर है इसका एंजल टैक्स। जो एंजल टैक्स होता है वो क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने स्टार्टअप खोला तो उसको फंडिंग की नीड है, तो वो क्या करेगा, वो किसी को बोलेगा कि मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने स्टार्टअप को चला सकूं। तो उस इन्वेस्टर को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर। अब उस इन्वेस्टर उसको इसलिए एंजल बोला बिकॉज वो विदाउट उसको उसके बिजनेस का पता भी नहीं है कि वो बिजनेस क्या वो सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, तो फिर भी उसने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। उससे क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट एक एंजल टैक्स ले रही थी, उस वजह से जो नए स्टार्टअप्स होते थे उनको कम पैसा मिलता था टैक्स की वजह से। तो गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया, सो दैट हमारा स्टार्टअप जो सिस्टम है, हमारे यहाँ जो स्टार्टअप जो इनोवेशन होती है, स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पर अच्छे से हो पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो हमारा एंजल टैक्स है उसको खत्म कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है। तो हमारा एंजल टैक्स जो है एबॉलिश कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ इज, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम बिटवीन ₹3 लाख to 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजीम? क्या वो 5% है, क्या 10% है, इज इट 15% और 20%? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इज 5%। ठीक है, तो हमारा जो अब आपको पता है कि फ्रॉम 0 to 3 लाख रुपीज देयर इज नो टैक्स, वहां पर कोई टैक्स नहीं है। बट अगर आपकी इनकम 3 to 7 लाख रुपीज है तो आपको जो टैक्स लगेगा दैट विल बी 5%। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं, प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? किस आर्टिकल के अंडर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है? इज इट आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114 और आर्टिकल 116? ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, अपने करंट अफेयर में भी हम डिस्कस करते थे इसको। तो क्या है ये? इसका आंसर है इट इज़ आर्टिकल 112। तो अंडर आर्टिकल 112 जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट किया जाता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ओके, पार्लियामेंट में, लोकसभा में। ओके, देन इज हमारा नेक्स्ट जो हमारा MCQ है, व्हाट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट लिमिट फॉर लोन्स फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस? हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसके अंदर हमारे जो अगर कोई पढ़ना चाहे, हायर स्टडीज़ करना चाहिए, PhD वगैरह करना चाहिए, मास्टर्स वगैरह करना चाहे, तो उसके लिए हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे
इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं तो उसके अंदर अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको कितना लोन मिलेगा, ठीक है, जिसमें 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन भी होगी, 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन भी होगी, जिसमें 3% से उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। वो कौन सी स्कीम है, हमने डिस्कस किया था हमारे बजट में। तो क्या है, इज इट 5 लाख रुपीज़, इज इट 7.5 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़ और इट इज़ 15 लाख रुपीज़। तो इसका आंसर है 7.5 लाख रुपीज़। तो अगर आप हायर एजुकेशन में, ठीक है, किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट 7.5 लाख रुपीज़ का लोन देगी। तो दिस इज़ ये एक स्कीम है आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी यूथ विल बी स्किल्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड अंडर द स्किलिंग प्रोग्राम। ओके, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमारे जो वर्क फोर्स है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है जिसमें गवर्नमेंट स्किल्ड करेगी, यानी गवर्नमेंट स्किल सिखाएगी, वो स्किल सिखाएगी जो इंडस्ट्रीज में नीड होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितने नए स्टूडेंट्स को स्किल करने का प्लान किया है। इज इट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इट इज 20 लाख। गवर्नमेंट 20 लाख नए लोगों को, नए स्टूडेंट्स को स्किल करेगी अंडर द न्यू स्किलिंग प्रोग्राम। ओके, 5 ईयर पीरियड में हमारी गवर्नमेंट 20 लाख नए बच्चों को, ठीक है, नए स्टूडेंट्स को स्किल करेगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू इज, व्हाट इनिशिएटिव एम्स एट इंप्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है, एक इनिशिएटिव लाया है अंडर द स्कीम। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, आपको पता है कि हमारी ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको डेवलप करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलती। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्या वो प्रधानमंत्री ट्राइबल वेलफेयर स्कीम है? क्या वो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, ट्राइबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है और ट्राइबल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम? ये हमने डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था हमने, जो हमारी बजट की क्लास है तो उसके अंदर मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। तो क्या इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ओके, गवर्नमेंट ने एक स्कीम, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय मीन्स होता है ट्राइबल। ओके, तो उसका उन्नत ग्राम, उन्नत मीन्स डेवलप्ड विलेज, तो विलेज जो ट्राइबल विलेज होंगे उनको डेवलप किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। ओके, तो ये है हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू इसी के बेस पर है, इसी इनिशिएटिव के बेस पर है, हाउ मेनी विलेजेस विल बी कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ओके, तो इस जो स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इनिशिएटिव के अंडर, स्कीम के अंडर कितने विलेजेस को, कितने ग्राम्स को डेवलप किया जाएगा? इज इट 50,000, इज इट 60,000, इज इट 63,000 और 70,000? ओके, आंसर क्या है आपको पता है, अगर आपने क्लास देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें क्या है आंसर इसका। इसका आंसर है 63,000। ठीक है, तो 63,000 विलेजेस को डेवलप किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क, रोड्स वगैरह, स्कूल, रोड, ओके, बेसिक एलिमेंट्री स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स, ओके, वाटर सप्लाई दी जाएगी वहाँ पर। तो ये सब डेवलप किया जाएगा, इन सब पैरामीटर्स पर उस ग्राम को, उस जो विलेज होगा उसको डेवलप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है, किसकी जिम्मेदारी है यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रिपेयर करने की? इज इट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज इट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन करता है? द आंसर इज
इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्हीं का काम होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसका काम होता है बजट को प्रिपेयर करना, बजट को प्रेजेंट करना, एवरीथिंग जो बजट के रिलेटेड हो वो किसका काम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम, शी इज़ निर्मला सीतारमन, ठीक है, निर्मला सीतारमन। और इन्होंने 7 बजट आज तक, अभी तक 7 बजट पेश किए हैं, आज तक 7 बजट इन्होंने अभी तक पेश कर दिए हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा किसने बजट आज तक, किसने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं, ही इज़ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं आज तक। ओके, तो ये सब मैंने डिस्कस किया था आपको क्लास के अंदर, तो वही हम रिपीट कर रहे हैं, वही आपकी रिवीजन हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई है, ठीक है, जिसमें हॉस्टल्स वगैरह बनाए जाएंगे। ओके, वुमेन्स के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर, ठीक है, और वुमेन्स के लिए क्रैचेस बनाए जाएंगे जहाँ पर वुमेन अपने बच्चों को रख सकेंगी, उनको टेक केयर कर पाएंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स लाई हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को जो स्कीम बेनिफिट कर रही है उसके लिए कितनी मनी गवर्नमेंट ने एलोकेट की है। इज इट 2 लाख करोड़, इज इट 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इट इज़ 3 लाख करोड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ इन स्कीम्स के लिए, गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है, साइड पर रखा है कि हम जो भी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्किलिंग वगैरह के लिए, वुमेन को स्किल करने के लिए, वुमेन को बेनिफिट के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने, वुमेन वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपीज़ ईयर मार्क किया है, साइड पर रख दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ इज विच स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है पूर्वोदय। पूर्वोदय मीन्स पूर्व का मीनिंग होता है ईस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक ईस्ट, हमारे जो ईस्ट एरियाज हैं, ईस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्ट हमारे जो स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनके लिए एक स्कीम लाई है उनको डेवलप करने के, जिसका नाम है पूर्वोदय इनिशिएटिव। तो कौन से स्टेट कवर किए हैं उस पूर्वोदय इनिशिएटिव के लिए फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज? ओके, तो उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जाए बिकॉज वो एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं। तो कौन कौन से हैं? इज इट बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश? इज इट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड असम? इज इट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर? इज इट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड? क्या है इसका आंसर? हमने डिस्कस किया था क्लास में, क्या है इसका आंसर? जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको आंसर पता होगा। इसका आंसर है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, आपको पता है कि ये हमारे जो एरियाज हैं ये काफ़ी ये रिसोर्स सरप्लस है, इनके पास रिसोर्स रिच एरियाज है, इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। कोल वगैरह यहाँ से काफ़ी मिल जाता है, यहाँ से हमें आयरन ओर्स वगैरह काफ़ी मिलता है, बॉक्साइट ओर्स काफ़ी मिलते हैं, एल्युमिनियम वगैरह। तो ये रिसोर्स रिच एरियाज हैं बट ये अंडर डेवलप्ड भी हैं, तो इनको बोलते हैं रिसोर्स कर्स एरिया, ठीक है। तो रिसोर्स का कर्स है इनके ऊपर। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब हम पूर्वोदय इनिशिएटिव लाया है जिसमें गवर्नमेंट इन एरियाज़ को, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो हमारे ईस्टर्न एरियाज़ हैं, इसके अंदर आपको पता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके अंदर नक्सलिज्म, ठीक है, नक्सलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेड है, ठीक है, नक्सलबारी मूवमेंट, नक्सलिज्म। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये एरिया हमारा डेवलप हो जाए ताकि नक्सल मूवमेंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये है हमारा MCQs। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ इज व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ठीक है, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए क्या रोल प्ले करने वाली है, क्या करने वाली है हमारी पोस्ट पेमेंट बैंक क्या करने वाली है? क्या वो 50 ब्रांचेस सेटअप करने वाली है पोस्ट पेमेंट बैंक की? क्या वो 100 ब्रांचेस सेटअप करने वाली है, 150 और 200? कितनी ब्रांचेस सेटअप करने वाली हैं? आपको आंसर पता है? ओके, आंसर इज इट इज
सेटअप 100 ब्रांचेस, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो 100 ब्रांचेस हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज में सेटअप करेगा, सो दैट आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस नहीं है, ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। दूसरा, वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, टेरेन हिली है, वहाँ पर हिली टेरेन है, तो उस वजह से हमारे जो बैंक्स होते हैं वो वहाँ पर अपने ब्रांचेस नहीं खोलते, तो उस वजह से वहाँ के लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती। तो हमारी ये पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वो वहाँ पर ब्रांचेस खोलेगा, तो उससे हमारी क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनको भी वो भी बैंकिंग फैसिलिटी की बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे होगा, ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम बिटवीन ₹12 लाख टू ₹15 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। कितना टैक्स रेट है हमारा इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख के बीच में है तो कितना आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इज इट 5%, इज इट 10%, इज इट 15% और इज इट 20%? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 20%। ओके, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं ताकि आप अगर आप सोचें और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकें। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो अपना। तो ये है हमारा 20%। अब हमें अगर, और इफ़ योर इनकम इज़ अबव 15 लाख रुपीज़, अगर आपकी इनकम अबव 15 लाख रुपीज़ है तो आपको जो टैक्स लगेगा दैट विल बी 30%। ओके, तो 12 से 15 लाख में आपको लगेगा 20%। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज व्हाट इज द इनिशिएटिव फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल। ओके, अभी हमने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में एक एमसीक्यू पढ़ा था। तो क्या इनिशिएटिव, क्या है इनिशिएटिव, क्या गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, कौन सा इनिशिएटिव लाया है गवर्नमेंट ने, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी किया जा सके और रिसाइकल भी किया जा सके हमारे क्रिटिकल मिनरल के लिए। इज इट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट मिशन, इज इट क्रिटिकल मिनरल मिशन, इज इट मिनरल रिसाइकलिंग इनिशिएटिव और इज इट आत्मनिर्भर मिनरल स्कीम? क्या है इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। ओके, तो गवर्नमेंट ने मिशन लाया है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। तो इसमें गवर्नमेंट जो हमारे 25 क्रिटिकल मिनरल्स है, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उसको रिसाइकल करने की ट्राई करेगी, रिसाइकल, ठीक है। अगर डोमेस्टिकली यहाँ पर इंडिया में कहीं उसके रिसोर्सेज मिलते हैं तो वहाँ पर उधर से माइनिंग होगी। अगर फॉरेन में कहीं एक्विजिशन करनी है तो वहाँ पर भी एक्वायर करेगी गवर्नमेंट हमारी। तो दैट इज क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज विच पार्ट ऑफ द बजट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर टैक्सेशन एंड अदर रेवेन्यू मेजर। कौन सा पार्ट होता है बजट का जो बात करता है कि टैक्सेस कितने लगाने हैं, टैक्सेस कितने बढ़ाने हैं, क्या टैक्सेस को घटाना है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स जो रिजीम होती है तो वो किसके अंडर आती है कि टैक्सेस बढ़ाने हैं, घटाने हैं। तो उस बिल को क्या कहा जाता है, तो उस बिल को क्या कहा जाता है? इज इट कैपिटल बजट कहा जाता है उसको, क्या उसको रेवेन्यू बजट कहा जाता है, क्या उसको फाइनेंस बिल कहा जाता है और उसको फिस्कल बजट कहा जाता है? तो इसका आंसर है इट इज फाइनेंस बिल, ठीक है। तो जो हमारा फाइनेंस बिल होता है अंडर आर्टिकल 110 मनी बिल होता है, अंडर आर्टिकल 111 होता है हमारा फाइनेंस बिल। ओके, तो उस फाइनेंस बिल के अंडर हम हमारे टैक्सेस को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं फाइनेंस बिल। ओके, तो फाइनेंस बिल इज जिसमें हम टैक्सेशन को अगर हमें घटाना है, बढ़ाना है, कुछ भी करना है तो फाइनेंस बिल के अंडर हम इसको कर सकेंगे। हमारा बजट के साथ ही वो फाइनेंस बिल पेश होगा और उसको पास करवाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर। ओके, ये इकोनॉमी का पार्ट है कि क्या उसको क्या कहते हैं जब हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ओके, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम पड़ जाए उसके एक्सपेंडिचर से। अगर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे खर्च रही है
उसकी इनकम से ज़्यादा, अगर इनकम से ज़्यादा गवर्नमेंट अपने पैसे खर्च रही है तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, क्या हम उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, क्या उसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, क्या हम उसको बजट डेफिसिट कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? इसका आंसर इज फिस्कल डेफिसिट। तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करे और उसकी आमदन कम है, ठीक है, जब उसको कम आमदनी है, कम इनकम है और खर्चा वो ज़्यादा कर रही है, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? उस सिचुएशन को हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, यानी फाइनेंसेस की कमी है हमें। फिस्कल वर्ड आया फाइनेंस से, तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है कम होना, तो फिस्कल डेफिसिट मीन्स फाइनेंस की कमी होना। तो अगर ज़्यादा होगा तो हम फिस्कल सरप्लस कहेंगे, बजट सरप्लस बजट कहते हैं उसको। तो ये हमारा हो गया फिस्कल डेफिसिट। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, जब बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे दी उन्होंने, ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? विच कमिटीज एग्जामिन द डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स। आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है, हमारा लोकसभा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना साल भर वहाँ बैठकर हर ग्रांट को, हर डिमांड को डिस्कस नहीं कर सकती। तो उसके लिए कमेटीज़ होती हैं। उन कमेटीज़ का नाम क्या है? जो डिमांड्स रखी, एक किसी मिनिस्ट्री ने बोला कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें 1 लाख करोड़ रुपीस दे दो, और उस डिमांड को एनालाइज किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है। वो कौन सी कमेटी होती है जो उस डिमांड को इवेल्युएट करती है? इज इट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इज इट एस्टीमेट कमेटी, इज इट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। ओके, तो हर डिपार्टमेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक उसमें मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्यों इतने पैसे इस डिपार्टमेंट ने क्यों मांगे हैं, क्या इतनी इनको देने चाहिए, क्या इतनी ज़रूरत है कि नहीं है। तो उसकी डिटेल डिस्कशन कौन बैठता है? अंदर ऑफिस में बैठकर कमेटीज़ के, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के जो उनके ऑफिसेज होते हैं डिफरेंट, तो वहाँ बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। फिर लास्ट पर वो आकर हमारे पार्लियामेंट, लोकसभा को देंगे कि इसको नहीं, इतने पैसों की ज़रूरत नहीं, इतने दे दो, इसको कम कर दो, ज़्यादा बढ़ा दो, क्या है। तो वो सब किसका काम होता है? वो होता है हमारा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। उसके अंदर कौन कौन होते हैं? उसके अंदर मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं। ओके, तो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये है आपका आज का हमारे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ बजट। अगर आपने बजट की वीडियो नहीं देखी है, ओके, अगर आपने बजट की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लें। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर। मैंने डायरेक्टली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डॉक्यूमेंट दिया था बजट का, पूरा ही मैंने पढ़ाया है, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। तो काफ़ी उसमें आपको हेल्प होगी, काफ़ी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।